नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं कि आज हमने अपने प्रोग्राम में गैलेक्सी टेक्सटाइल मिल का बिल दिखाया था, जिसके बिल की किस्त जो है 1944 सालों में उनके जो है पेमेंट होगी। तो उसके बाद जो आम आदमी के साथ होता है वही कुछ हमारे साथ हुआ कि हमारी बिजली जिस तरह बंद हुई और जिस तरह हमारे साथ प्रोग्राम में हमें डिस्टर्बेंस हुई, उस पर हम माजरत खा भी है। लेकिन ये सारे का सारा हमारे सरकारी इदारों की वो कारनामा था, जिसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा आपको भी ज़हमत हुई होगी प्रोग्राम के दौरान। शेख साहब, अली साहब आपसे एक मैं सवाल पूछ रहा था कि किस तरह होगा ये सारा मामला हल? देखिए, अभी आपने एक बात कही कि गवर्नमेंट कह रही है कि जी बिजनेस इदारा जो है ना वो टैक्स नहीं देती, टैक्स नहीं देती है। मैं आपको बताऊं, इसके बहुत सारे वजूहात हैं। जी जी। अगर आप एक एनालिसिस बनाएं जीडीपी कितना है और टैक्स टू जीडीपी कितना है। जी जी। देखिए, आप जब तक टैक्स टू जीडीपी का जो मुआवजा है उसकी ब्रेकडाउन आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि एग्जैक्टली है क्या। अब एग्रीकल्चर तकरीबन 20% आपके जीडीपी का हिस्सा है और उसके बजाय वो जो टैक्स दे रही है वो तकरीबन 1% दे रही है टैक्स, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसी तरह ट्रांसपोर्ट स्टोरेज वगैरह जो है जी जी। वो तकरीबन 10% हिस्सा है जीडीपी का, वो तकरीबन दे रही है 4.5%, 7.5% टैक्स दे रही है। होलसेल और रिटेल ट्रेड वो तकरीबन 17-18% है जो टैक्स दे रही है 2.8%। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता, मैं शेख साहब से एक चीज पूछ लूं कि शेख साहब, क्या मुमकिन है कि हमारे हुक्मरान जो हैं ये जो अवाम दोस्त बजट के नाम पर पाकिस्तान के अवाम के साथ एक ड्रामा करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम इसे किस तरह रियलाइज करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो इनसे जान किस तरह छुड़वा सकते हैं कि आने वाला जो होगा हुक्मरान क्या वो मसाइल को हल कर सकेगा इस तरह? देखिए, मैंने आपको पहली गुफ्तगू में कहा है कि मेरी लुगत में कोई चीज नामुमकिन नहीं। सही। और आज भी अगर हमारी नीयतें ठीक हो जाएं और कोई भी शख्स ये मुल्क बनाना चाहे, क्योंकि पाकिस्तान में ना वसाइल की कमी है, ना अफरादी कुव्वत की कमी है, ना टैलेंट की कमी है, और हमें सिर्फ अपने उन वसाइल को इस्तेमाल में लाना है। आज भी हम अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं। हमें खुद इन्हिसारी और खुद मुख्तारी सिर्फ अल्फाजों, तकरीरों और नारों में इस्तेमाल नहीं करनी, उसको अमली तौर पे कायम करनी है। तो आज भी हमारे पास, अगर हमारा टैलेंट एमिरेट एयरलाइन को ट्रेन करके दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बना सकता है, अगर हमारा टैलेंट सिंगापुर एयरलाइन को ट्रेन करके नंबर 1 लाइन बना सकता है, अगर हमारे इंजीनियर सिंगापुर पोर्ट बना सकते हैं, तो और हम एटमी कुव्वत बन सकते हैं। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं। आज भी डॉक्टर कदीर कहते हैं जी मेरे पास तरीके हैं सस्ती बिजली बनाने के, आप उनकी खिदमत हासिल क्यों नहीं करते? चाइना और ईरान आपको सस्ती बिजली देने को तैयार है। प्रॉब्लम यह है कि हमने अपना पहले वो माइंड सेट जो हमने हमारे मनसूबा साज अदारों में बैठे हुए हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मुशीर, इनसे जब तक हम नहीं जान छुड़ाएंगे हम तकरीरें करते रहेंगे। पिछले 64 साल से हम बहस भी करते रहे। एक चेंज जरूर आई है, क्योंकि पहले एक पीटीवी होता था, इसके अलावा कोई सुनने को, अब माशाल्लाह आपके 50 चैनल हैं, तो अब कोई चीज छुपती नहीं है। ये अगर ये आज ये मीडिया ना होता तो ये बिल्कुल कोई दिखाने के काबिल नहीं। हमारे पास आज भी हम अगर अपनी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सही कर लें, हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी हम बढ़ा सकते हैं, हम आज भी अपनी प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। आज आप अपने देखिए, दूसरा यह है कि कोई मुल्क भी टैक्स के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। कोई मुल्क एक बार ये मैं आखिरी गुफ्तगू, कोई मुल्क भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क का हर वो शख्स जो इनकम करता है वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स ना दे। लेकिन हमारे पास इस वक्त टोटल जो टैक्स पेयर है वो 18 और 22 लाख के दरमियान है, 18 करोड़ आवाम से। उसमें हमें पहले ये देखना है कि चाहे वो ज़राई आमदनी हो, चाहे वो सनती आमदनी हो, चाहे वो तिजारती आमदनी हो, उसको टैक्स। अब कहते हैं जी सनतकार टैक्स नहीं देना चाहते हो, बड़े ताजिर और सनतकार टैक्स। भाई आप क्यों उनकी बात मानते हैं? आप एक लॉ बना दें कि 25,000 से ज्यादा कि कोई ट्रांजैक्शन विदाउट एनआईसी या एन नंबर के बगैर आप 25,000 से ज्यादा नहीं। आज मैं आप एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि ये इस वक्त जो
नाम पे चंद खवातीन और हज़रात काम कर रहे हैं, एक एक जोड़ा उनका 7 और 8 लाख का होता है, एक एक कमरे की रेनोवेशन वो 25 लाख से 30 लाख। ये आखिरी गुफ्तगू मेरी खत्म। वो कैश का चेक भी नहीं लेते जी, वो कैश लेती हैं। आप इसको डॉक्यूमेंट्री कर दें, जैसे बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, थाईलैंड में है, इंडिया में है। आज आप इसको सिर्फ मईशत को डॉक्यूमेंट्री कर दें, आपकी सारी करप्शन खत्म हो जाए। अलीम साहब, मैं चाहूंगा कि क्योंकि वो कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपसे वो मैं बात पूरी नहीं, लेकिन एक मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, किस तरह मुमकिन है कि हमारा मुल्क ठीक हो सकता है? देखिए, सीधी बात यह है कि जैसे अभी शाह साहब बता रहे थे कि जी हमारा टैक्स बेस बहुत छोटा है। ठीक है, हमें 3-4 चीजें सही। एक तो ये है कि आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, ओके, टैक्स बेस को बढ़ाना, ठीक है, बहुत जरूरी है। सही। इस वक्त जो हमारे टोटल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो सिर्फ 32 लाख है। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर से मुराद जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, और 18 करोड़ में अगर 32 लाख लगाते हैं तो 2% भी नहीं। सही। इसका आपको बेस बढ़ाना पड़ेगा। सही। और ये बहुत आसान है, हमने गवर्नमेंट को बहुत सारे तरीके उनको बताए कि किस तरह बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप जैसे ये कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट करें 25,000 से ऊपर वगैरह जितना भी, अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंट करें आपकी गवर्नमेंट और ज़्यादातर लोग आ जाते हैं इस टैक्स के नेट में जी, असल में उसका नाम तो कम से कम खूबसूरत दे दें, टैक्स क्लब कह दें। हाँ, ठीक है, नाम तो टैक्स नेट तो वैसे ही अजीब सा लगता है, जाल फेंक के वालों को बता दिया। तो जितना जब तक वो टैक्स का बेस नहीं बढ़ेगा, और जो मैं जीडीपी की बात कर रहा था, इंडस्ट्रियल बेस टुडे जी जी इज कंट्रीब्यूटिंग, यानी इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 18। मैं अली साहब, मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि मैं प्रोग्राम वाइंड अप करना है, और मैं चाहूंगा कि ये हम एक डिटेल जो है चीजें अगले किसी सेशन में रखेंगे, और इस पे यकीनन जी जी 62% टैक्स दे रही है इंडस्ट्री। सही। जो पाकिस्तान में जितना टैक्स जमा होता है 62% टैक्स दे रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया शेख मजहर आलम साहब, अली रहीम साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए। शेख साहब ने एक बात कही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मशीन है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को तबाह करते हैं। यकीनन यही बात है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी असासा स्टील मिल बेचने में, जो कि 20 से 21 अरब रुपए में बेचा गया था, उसके पीछे जो लोग मुलव्वस थे उनमें एक नाम हमारे उस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज साहब का भी था। ये स्टील मिल जो बेची गई थी, ये अगर उसके बिहाइंड द कर्टन देखा जाए तो इंडियन स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल साहब इस स्टील मिल की खरीदारी के पीछे मुलव्वस थे, और आजकल वो हमारे वफाकी उस वक्त के जो वजीर आजम थे शौकत अजीज साहब, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। तो आप पाकिस्तान के अवाम इससे बखूबी समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क में आने वाले वजीर खजाना हो या वजीर आजम, उनके मकासद क्या होते हैं, वो मुल्क को किस तरह तबाह करते हैं। आज पाकिस्तान के तमाम इदारे, खुसूसन PIA, रेलवे, स्टील मिल, OGDC, इस समेत तमाम इदारे जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान के इन इदारों से लूटमार करने वाले वुजरा जो हैं वो आज खरबपति नहीं, शायद इससे भी ज्यादा अमीर हो चुके हैं। उनके असासों की शायद कोई अभी तक कोई फिगर्स नहीं सामने आ सकेंगे, लेकिन बात यह है कि ये जो लूट कर इस मुल्क से फरार होते हैं, ये जो लूट कर इस मुल्क का पैसा बाहर लेकर जाते हैं, हमें इनको रोकना है। ये अवाम दोस्त बजट के नाम पर ये अदादो शुमार की जादूगरी जो होगी, ये पाकिस्तान के अवाम को एक दफा फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश होगी। पीपल्स पार्टी हो सकता है अब सियासी शहादत हासिल करना चाहे, क्योंकि ये आखिरी साल है, और इन 4 सालों में जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के साथ किया है, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम शायद कभी आइंदा पीपल्स पार्टी को इख्तिदार तक आने ना दे। लेकिन सोचना सिर्फ इस बात का है कि हम पाकिस्तान के अवाम क्या इस तरह के जो हुक्मरान है, या जो इस तबाहियों के, इन सुनामियों के जो लाने वाले हैं, इनसे निजात कैसे हासिल करेंगे, ये आप सबने सोचना है। कल बजट आएगा, बजट देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह ये हुक्मरान इस दफा इस बजट में जो रिलैक्सेशन दे जाएंगे, आने वाले हुक्मरान शायद उसको अगले 10 सालों में भी पूरा ना कर सकें, क्योंकि ये इस तरह के काम कर जाएंगे कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले आएंगे। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।